हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने पॉलिटी में राष्ट्रपति चैप्टर को लेकर उपस्थित हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आप हमारे चैनल स्टडी विद विनय 88 को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हम बात करें तो भारत की संसद। तो भारत की संसद के 3 अंग हैं। कितने अंग हैं फ्रेंड्स? 3 अंग हैं। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो संसद के ये 3 अंग हैं। वहीं सदन की बात करें तो 2 सदन हैं। 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। दोस्तों, भारतीय संसद आर्टिकल 79 में है, राज्यसभा 80 और लोकसभा 81 में है। वहीं राष्ट्रपति का पद आर्टिकल 52 में है। तो दोस्तों, हम इसे कैसे याद करेंगे? एक ट्रिक हमें याद करनी है फ्रेंड्स, सरला। सरला। तो इस स से संसद, र से राज्यसभा और ला से लोकसभा। तो फ्रेंड्स, संसद 79 में, क्रम याद रखना है आर्टिकल का, राज्यसभा 80 में और लोकसभा 81 में फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। तो आज हमारा फोकस किस पे रहेगा? राष्ट्रपति पर रहेगा। लोकसभा और राज्यसभा की चर्चा हम बाद में करेंगे। तो राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, संवैधानिक प्रधान होता है राष्ट्रपति और सभी सेनाओं, तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। संविधान का संरक्षक, भारतीय जनता का प्रतीक। ये सभी कौन है? कौन होता है? राष्ट्रपति होता है फ्रेंड्स। आगे हम बात करें तो संवैधानिक रूप से भारतीय संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें है? राष्ट्रपति में निहित है संवैधानिक रूप से। वहीं व्यवहारिक रूप से हम बात करें तो कार्यपालिका की शक्ति प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद में निहित है। तो प्रधानमंत्री आर्टिकल 75 और संसद आर्टिकल 74 में है। मंत्रिमंडल 74 में है फ्रेंड्स, मंत्रिमंडल। आगे बात करें हम तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और लगातार 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे। वहीं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 बार उपराष्ट्रपति चुने गए थे, फिर ये 1 बार राष्ट्रपति चुने गए थे। अगर हम बात करें नीलम संजीव रेड्डी की, तो ये पहली बार जब चुनाव लड़े तो ये पराजित हो गए थे, हार गए थे चुनाव। लेकिन अगली बार ये निर्विरोध, इनका किसी ने विरोध नहीं किया, निर्विरोध चुनाव जीते। वहीं प्रतिभा देवी पाटिल की बात करें तो ये पहली महिला राष्ट्रपति थी और द्रौपदी मुर्मू ये वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अगर हम आर्टिकल 52 की बात करें तो इसमें राष्ट्रपति का पद है। आर्टिकल 52 में क्या है? राष्ट्रपति के पद की बात कही गई है। तो फ्रेंड्स, आर्टिकल 53 में कहा गया है कार्यपालिका की शक्ति किसकी फ्रेंड्स? कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। ये आर्टिकल 53 में कहा गया है। वहीं हम बात करें फ्रेंड्स आर्टिकल 54 की, तो आर्टिकल 54 में निर्वाचक मंडल की बात कही गई है, यानी कि कौन कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेगा। तो दोस्तों, बात करते हैं हम कौन भाग लेगा। तो संसद, क्या दोस्तों? संसद और राज्य का विधानमंडल, राज्य के विधान मंडल। तो संसद, इसमें एक लोकसभा और एक है राज्यसभा, ये 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा के 543 जिनका चुनाव होता है, 543 सदस्य, और राज्यसभा के 233 सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, यानी कि
टोटल बात करें तो 776 सदस्य संसद से भाग लेते हैं। अगर हम बात करें राज्यों के विधानमंडल की तो 28 राज्य हैं। तो 28 राज्यों में क्या है, विधानसभा है, और 6 राज्यों में विधान परिषद है। क्या है, विधान परिषद। ये सभी राज्यों में नहीं है विधान परिषद, इसलिए ये चुनाव में भाग नहीं लेते विधान परिषद, केवल विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। तो टोटल जो विधानसभा के सदस्य हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं वो 4033 सदस्य हैं। यूपी की बात करें तो इनमें यूपी के 403 हैं, 403 सदस्य यूपी के हैं, और टोटल पूरे भारत में 4033 ये इसमें भाग लेते हैं। फ्रेंड्स, आगे हम बात करें तो आपकी जो विधान परिषद वाले राज्य हैं वो 6 हैं। तो किस किस राज्य में विधान परिषद है, ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते क्योंकि ये सभी राज्यों में नहीं है, इसलिए उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना। पहले ये जम्मू और कश्मीर में भी थी, तो ये बन गया है अब यूटी, इसे काट के क्या बना दिया गया है, यूटी, इसलिए ये हट गया यहाँ से। तो 6 राज्य बचे हैं जिनमें विधान परिषद है। विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। फ्रेंड्स, आगे हम बात करें और कौन इसमें भाग लेता है, तो दोस्तों 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना दिया गया। और वहीं एक काम और हुआ इसमें, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश हेतु विधानसभा और मंत्री परिषद का प्रावधान किया गया। तो आगे बात करें तो 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 क्या कहता है, दिल्ली और पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार है। यानी कि 70वां संविधान संशोधन हुआ, उसके तहत दिल्ली और पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभा के सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे हम बात करें तो दोस्तों यहीं पर हम जान लेते हैं कुछ आर्टिकल्स हैं, जैसे कि आर्टिकल 330, 331, 332 और 333, 334। तो फ्रेंड्स 330 आर्टिकल में जो लोकसभा है उसमें एससी और एसटी की सीटों के रिजर्वेशन की बात कही गई है। तो इसके तहत लोकसभा में 84 एससी की सीटें और 47 एसटी की सीटें हैं, इसमें ये कहा गया है। फ्रेंड्स, आगे हम 31 की बात करें तो लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा 2 एंग्लो इंडियंस सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों का प्रावधान है 331 में। तो जो एंग्लो इंडियंस हैं ये भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। और 32 की हम बात करें तो 32 में एससी और एसटी की सीटों का रिजर्वेशन किसमें, विधानसभा में बताया गया है, विधानसभा में। और वहीं हम बात करें 333 की तो राज्य की जो विधानसभाएं हैं उनमें एंग्लो इंडियंस की बात कही गई है। तो एक एंग्लो इंडियंस और विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। वहीं हम बात करें आर्टिकल 334 कहता है एससी और एसटी और आंग्ल भारतीय को जो रिजर्वेशन दिया गया है आर्टिकल 330, 331, 332 और 333, इनमें जो दिया गया है रिजर्वेशन एससी, एसटी और आंग्ल भारतीयों को, वो 10 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है।
तो एक बार ये 45वें संविधान संशोधन 1990 में बढ़ाया गया, 1990 तक बढ़ाया गया 45वें संशोधन के तहत, फिर 62वें के तहत बढ़ाया गया 2000 तक, फिर 79 के तहत बढ़ाया गया 2020 तक, फिर 95 2010 तक, फिर 95वें के तहत बढ़ाया गया 2020 तक। तो हाल ही में एक संशोधन हुआ है 104वां संविधान संशोधन 2019 में, तो अब इसे बढ़ा के 2030 तक कर दिया गया है। हालांकि दोस्तों इसमें बढ़ाया गया है एससी और एसटी के रिजर्वेशन का, लेकिन आंग्ल भारतीयों को जो मिलता था, आंग्ल भारतीयों को वो समाप्त कर दिया गया है। तो इस तरह से आंग्ल भारतीय जो थे राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते थे, वो खत्म कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये हमने कुछ एक्स्ट्रा आर्टिकल्स जाने। अब हम निर्वाचक मंडल पर आते हैं। तो इसमें हमने बताया कौन कौन भाग लेता है फ्रेंड्स, वो हमने जाना। अब हम जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें वोट वैल्यू की बात की जाती है, इसी के आधार पर चुनाव होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम वोट वैल्यू जानते हैं। वोट वैल्यू क्या है? तो फ्रेंड्स, वोट वैल्यू एक एमएलए एक एमएलए की वोट वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो टोटल जनसंख्या में टोटल एमएलए का भाग देंगे और 1/1000, इसका 1000 का और भाग देंगे, तो एक एमएलए की टोटल वैल्यू निकल आएगी। ये 1971 में जो जनगणना हुई उसके आधार पर निकालती हैं। अब ये 2026 तक इसी के आधार पर निकाला जाएगा। कब तक? 2026 तक। तो अब हम यूपी लेते हैं, यूपी के एक एमएलए की वोट वैल्यू हम निकालते हैं। तो यूपी की उस समय टोटल जो जनसंख्या थी 1971 की जनगणना के अनुसार, तो वो जनसंख्या इतनी जनसंख्या थी, तो टोटल जनसंख्या ये हो गई। इसमें डिवाइड टोटल एमएलए, यूपी में 403 एमएलए हैं, तो इसका इसमें डिवाइड करेंगे और इनटू 1/1000। इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो एक एमएलए की वैल्यू निकल के आएगी, वोट वैल्यू 208। अगर पूरे यूपी की, इसकी पूरे यूपी में कितने हैं? एक एमएलए की ये है तो 403 है। जब 403 एमएलए की वोट वैल्यू हम निकालेंगे तो ये वोट वैल्यू हमारी निकल के आएगी 403 इंटू 208 का जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये वोट वैल्यू आपकी इतनी निकल के आएगी। तो ये यूपी की वोट वैल्यू है। तो हर एक राज्य की जो एमएलए की वोट वैल्यू है वहाँ की जनसंख्या पर निर्भर करती है। अलग अलग राज्य में अलग अलग वोट वैल्यू होती है। यूपी की 208 है। फ्रेंड्स, अगर पूरे भारत के जो एमएलए हैं उनकी हम वोट वैल्यू निकालें तो वो वोट वैल्यू लगभग निकल के आती है हमारी, ये इतनी वोट वैल्यू निकल के आती है 54, 32, 31। तो ये वोट वैल्यू निकल के आती है। अगर हम बात करें, ये हमने एमएलए की वोट वैल्यू जानी, अब हम एमपी की वोट वैल्यू जाने। तो अगर हमें एक एमपी की वोट वैल्यू निकालनी है तो टोटल एमएलए मतलब पूरे भारत में जितने एमएलए उनकी वोट वैल्यू निकली थी, उसमें कितनी वोट वैल्यू निकली थी? 54, 32, 31, इतनी वोट वैल्यू निकली थी। अब इसमें टोटल जितने एमपी हैं तो 776 एमपी हैं, अभी बताया था हमने। तो इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 700 के आसपास एक एमपी की वोट वैल्यू निकल के आ जाएगी। और सभी एमपी की निकालनी है तो एमपी टोटल कितने हैं? 776। तो इसका इसमें डिवाइड हम करेंगे तो ये टोटल एमपी की वोट वैल्यू निकल के आ जाएगी लगभग हमारी इतनी। तो पूरी हमें वोट वैल्यू निकालनी है, टोटल वोट वैल्यू हमें निकालनी है, तो एमपी की वोट वैल्यू और एमएलए की वोट वैल्यू ऐड करेंगे तो ये पूरी वोट वैल्यू लगभग इतनी निकल के आ जाएगी वोट वैल्यू। तो ये वोट वैल्यू है जिस पे राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो फ्रेंड्स, हमने जाना कैसे वोट वैल्यू हम निकालते हैं। तो ये आर्टिकल 54
के बारे में हमने पूरी चर्चा कर रखी है। अब हम आगे चलते हैं। अब आगे हम बात करेंगे आर्टिकल 55 की। तो आर्टिकल 55 में फ्रेंड्स निर्वाचन पद्धति के बारे में बताया गया है राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति अप्रत्यक्ष एकल संक्रमणीय समानुपातिक पद्धति है। क्या है? एकल संक्रमणीय समानुपातिक पद्धति के तहत इसका चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष का मतलब है जनता राष्ट्रपति को सीधे वोट नहीं करती है। ठीक है, आगे हम चलें तो अब हम जानते हैं आर्टिकल 56। तो आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा ये बताया गया है। तो राष्ट्रपति निर्वाचन की जब से उसने शपथ ली है, जब से 5 साल तक अपने पद पर बना रहेगा। वहीं हम बात करें आर्टिकल 57 की, तो राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन हो सकता है, यानी कि दोबारा पुनः निर्वाचन किया जा सकता है। पुनः निर्वाचन 57 में है। और फ्रेंड्स 58 आर्टिकल में राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यताएं हैं ये बात कही गई है। इसमें क्या बात कही गई है, क्या योग्यताएं हैं फ्रेंड्स? तो वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, उसमें लोकसभा के सदस्य के तौर पर निर्वाचित होने की योग्यता हो और किसी लाभ के पद पर आसीन न हो। राष्ट्रपति, राज्यपाल ये सभी लाभ के पद नहीं होते हैं। और पागल और दिवालिया न हो, ये सभी 58 में हैं। और 59 में राष्ट्रपति पद की शर्तों के बारे में बताया गया है आर्टिकल 59 में। भाई फ्रेंड्स हम 60 आर्टिकल की बात करें तो शपथ के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा फ्रेंड्स। आगे हम चर्चा करें राष्ट्रपति का पद कैसे त्यागा जा सकता है। एक तो राष्ट्रपति यदि चाहे तो उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने त्याग पत्र द्वारा अपने पद यानी 5 वर्ष की अवधि से पूर्व भी अपने पद से हट सकता है। उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना लोकसभा अध्यक्ष को दी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे अगर हम चर्चा करें तो एक प्रोसेस तो वो खुद त्याग पत्र दे सकता है, किसे? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति इसे लोकसभा अध्यक्ष को इसकी सूचना देगा। वहीं हम बात करें महाभियोग द्वारा, तो महाभियोग द्वारा भी हट सकता है। ये आर्टिकल 61 में है, महाभियोग द्वारा उसे हटाया जा सकता है। इसमें फ्रेंड्स क्या होता है, महाभियोग लोकसभा या राज्यसभा, निम्न सदन या उच्च सदन, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। 1/4 सदस्यों के साइन हस्ताक्षर के साथ संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन के आरोप में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ये सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व देना आवश्यक है। ठीक है फ्रेंड्स, कितने दिन? 14 दिन पूर्व। जिस सदन में ये लाया गया है अविश्वास प्रस्ताव, महाभियोग, तो उसके 2/3 जिस सदन में ला रहे हैं 3 सदस्य इस प्रस्ताव को पारित करेंगे, 2/3 सदस्य, और अगले सदन में दूसरे सदन में भी भेज देंगे तो वहां भी 2/3 सदस्य से प्रस्ताव को पारित कर देते हैं, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लग जाता है, यानी प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है महाभियोग की और राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ता है। लेकिन अपनी पदावधि के दौरान उसने जो भी कार्य किए हैं वो अवैध नहीं माने जाएंगे फ्रेंड्स। अब हम आगे बात करें 61 आर्टिकल के बारे में हम जान चुके हैं। आर्टिकल 62(1) इसके बारे में जानें। जब व्यक्ति राष्ट्रपति की पदावधि 5 वर्ष की समाप्ति से हुई है, यानी कि पूरा कार्यकाल हो चुका है, तो निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही कर लिया जाएगा। यानी कि जब 5 वर्ष हो रहे हैं राष्ट्रपति के पदावधि के, उससे पहले ही निर्वाचन करना पड़ेगा। अगर उसे पूरा करने में किसी कारण से विलम्ब हो जाता है तो राज्य अंतराल न होने पाए, इसलिए यह उपबंध है
कि राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद को धारण नहीं कर लेता। इस दशा में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं कर सकेगा। यानी कि चुनाव हमें कराना होगा 5 साल जब उसके हो रहे हैं उससे पहले, लेकिन किसी कारण से चुनाव नहीं हो पाता है, तो जब तक वो चुनाव नहीं हो जाएगा, दूसरा राष्ट्रपति अपने कार्यभार को नहीं संभाल लेगा, तब तक वो अपने पद पर बना रहेगा। इस दौरान उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य नहीं करेगा। ये 62(1) कहता है। वहीं 65(1) क्या कहता है? अगर रिक्ति पदावधि पूर्ण नहीं हुई है, यानी कि पदावधि उसकी हुई नहीं है, मान लो कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई है, तो राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करेगा और प्रत्येक दशा में 6 महीने बीतने से पहले निर्वाचन यानी चुनाव कराना होगा। और जो नया राष्ट्रपति है वो अपने पूरे 5 साल की अवधि तक पद धारण करने का हकदार होगा। फ्रेंड्स, ये 65(1) कहता है। वहीं आर्टिकल 70 की बात करें, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त है, ना तो राष्ट्रपति है ना उपराष्ट्रपति है, तो ऐसी इमरजेंसी यानी आकस्मिक परिस्थितियों में अनुच्छेद 70 ये कहता है, क्या कहता है कि राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वहन का उपबंध इसके अनुसार, मतलब जैसा संसद जैसा समझती है वैसा उपबंध करेगी। तो संसद ने राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 लाया हुआ है इस संबंध में। इसमें बताया है कि उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अथवा उसके नहीं रहने पर, यानी कि उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उसके नहीं रहने पर उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश जो भी उस समय उपलब्ध है वो राष्ट्रपति के कार्य का निर्वहन करेगा। ये आर्टिकल अपना 70 में कहा गया है। वहीं 71 की बात करें, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े जो भी संदेह हैं और जो भी विवाद हैं उनकी जांच और निर्णय सुप्रीम कोर्ट करेगा। ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। फ्रेंड्स, आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है, क्षमादान की शक्ति है। वहीं फ्रेंड्स, आगे बात करें राष्ट्रपति के वेतन भत्ते और आवास व्यवस्था क्या है। वेतन भत्ते आवास व्यवस्था, तो राष्ट्रपति को मासिक वेतन 5 लाख रुपए मिलता है जो आयकर से मुक्त है। इसे पेंशन के रूप में 1.5 लाख रुपए पर मंथ मिलते हैं राष्ट्रपति को। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करें राष्ट्रपति भवन, तो नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। इस भवन का निर्माण 17 वर्ष लगे थे इसे बनाने में और 1.5 करोड़ रुपए इस पे खर्चा आया था लगभग। ये 4 मंजिला इमारत है। राष्ट्रपति भवन में कुल 340 कमरे हैं। राष्ट्रपति के बाहर अहाते में मुगल गार्डन पर्यटकों को आज भी लुभाता है। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को यह भवन भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का सरकारी आवास बना। तब से भारत के सभी राष्ट्रपति इसी में रहते हैं। ये राष्ट्रपति भवन की बात है। और 2 उप आवास हैं, एक शिमला में है जिसे राजभवन कहते हैं, एक हैदराबाद के निकट निलय में है। तो फ्रेंड्स, हमने राष्ट्रपति के बारे में अच्छे से समझा। ये हमारा पार्ट 1 था। इसकी एक वीडियो लेकर जिसमें राष्ट्रपति की समस्त शक्तियों के बारे में हम चर्चा कर रहे होंगे, जल्द ही उपस्थित होंगे। तो दोस्तों, आप सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फ्रेंड्स, हम इसी तरह से आपके समक्ष वीडियो लेकर उपस्थित होते रहेंगे। तो एक बात और दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बता दूं कि जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है, क्या है, निर्वाचक मंडल है, उसमें फ्रेंड्स निर्वाचक मंडल उसमें 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक होते हैं। कितने? 50 अनुमोदक। तो इस वीडियो को दोस्तों यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं दूसरी वीडियो में इसका पार्ट 2 लेकर।